दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज हम लोग एक जो लेटेस्ट जनरेशन बोर्ड जो होता है एचपी का, जिसका कि पार्ट नंबर आप देख सकते हैं LA-G07AP। तो काफ़ी वैरायटी है इसमें, इस मॉडल में, और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि कॉमनली इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पास है, अगर आपको मिलता है परचेज़ कर सकते हैं आप उनसे। लेकिन अगर स्कीमेटिक ना हो तो आप किसी बोर्ड को कैसे ट्रबल शूट करते हैं, इस बात का आज हम लोग इसमें देखेंगे। इस बोर्ड में एक्सपीरियंस देखेंगे कि क्या हमारा एक्सपीरियंस उन बोर्डों के लिए हेल्पफुल होता है जिसका कि स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू या कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आपके पास भी ये बोर्ड आएगा तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा किसी भी बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो आइए मैं आपको डेमोस्ट्रेट कराता हूँ इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको ठीक करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको मॉडल दिखाई दिया है कि LA-G07AP है, और इसमें EP भी आती है, FP भी, बहुत सारी मॉडल आती है इसमें। और बोर्ड आने में थोड़ा सा बेंड हो गया है, जरा सा देख सकते हैं आप। अगर स्लाइड शो में दिखाऊं मैं आपको तो बोर्ड नाव जैसा कुछ बन गया है। तो मैंने भी ये रिक्वेस्ट किया है जहाँ से आया मेरे पास ये, कि कृपया थोड़ा सा अच्छे से पैकिंग करके भेजिए अगर भेज रहे हैं तो। और अच्छी बात है कि DC जैक भेजा है इन्होंने, तो ये मैंने रिक्वेस्ट भी किया था आप लोगों से। तो इसमें हम लोग पावर लगाते हैं। मैं शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ चेक किया था कि इसका कंडीशन मैंने देख लिया था कि क्या कंडीशन है। सॉल्यूशन अभी तक अभी नहीं देखा मैंने, तो मैं इसको लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। क्योंकि इसका स्कीमेटिक भी नहीं है, तो मैं सिर्फ बोर्ड ही पर आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर की प्रॉब्लम होगी तो भी हम कैसे पता करेंगे, और अगर कुछ ऑक्सिलरी कंपोनेंट ख़राब हुई तो उसको कैसे पता करेंगे। तो आइए, इसको सबसे पहले हम लोग DC जैक लगा दिया है, लाइट ग्लो हो रही है, और अब इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो ये ऑन किया मैंने, तो 190 मिली एम्पेयर इसका लोड जा रहा है। उसके बाद ये डाउन हो रहा है, और डाउन होकर के भी देखिए ज़ीरो नहीं हुआ है, यानी लो पूरी तरह से नहीं हुई है। 0.087 से अब ये पूरा डाउन हो गया है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। सिम्टम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर ये सिम्टम आपको समझ में आती है। तो ये देखिए 190 से 87 हो गया, और 87 कुछ देर होल्ड कर रहा है, और फिर ये ड्रॉप होकर के ज़ीरो हो जा रही है। चूँकि इस बोर्ड में ऑलवेज नहीं है, जब हम पावर लगाते हैं तो कुछ बातों का मैं आपको पहले भी इसी बोर्ड का डिस्कशन मैंने आपके सामने किया था, जब जिसके अंदर कोर नहीं बन रही थी, और उसमें हमें निकला था कि रैम की जो एक रजिस्टर जो थी एक मिसिंग थी। रैम कोर IC, इसकी रैम IC की एक रजिस्टर मिसिंग थी। टाइम ऑन सेलेक्ट वाली उसकी रजिस्टर मिसिंग थी, जिसको हमने ठीक किया था किसी और बोर्ड को देख करके। तो चलिए आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि किसी और बोर्ड को हम डायग्राम निकालेंगे, ये कंफर्म करने के लिए, जो जैसे कि मान लीजिए रैम IC चाहिए। तो ये रैम IC जहाँ लगी होगी, ये APW की जो IC है, ये जहाँ लगी होगी 4 = समथिंग आती है, ये आपके D704P में लगी रहती है। तो ये जो है हम उस पर्टिकुलर डायग्राम को ओपन कर करके हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। चार्जिंग IC अगर देखना है हमें, तो जिस मॉडल में ये चार्जिंग IC लगी होगी उसको हम ओपन कर लेंगे। तो बहरहाल इसको जो है हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है। तो देखिए अभी ऑफ है, अभी हमने पावर बटन स्विच नहीं किया है, और हम चेक करेंगे क्या हमारी वोल्टेज बनती है, कौन सी बनती है कौन सी नहीं बनती है, ये बात हम कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 19 वोल्ट को चेक कर लेते हैं। जो DC इनकी वोल्टेज है, तो ठीक है, DC वोल्ट हमें प्रॉपर आ रही है, ठीक है। अब दूसरी बारी है, इसमें 5, जैसा कि पिछले बोर्ड में मैंने बताया था, इसमें यहाँ पर 5 होती है। तो अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर इसका स्विच बटन दिया हुआ पीछे की तरफ, मैं पीछे से एक बार दबाऊँगा अभी। तो अभी मैंने रखा है, अब मैं ऑन करता हूँ। तो ऑन करता हूँ तो ये देखिए 5 वोल्ट हमें बनती है। आपको एक साथ दोनों चीज़ देखना है
क्या क्या देखना है, जब मैं ऑन करूँगा तो ये जो 180 मिली एम्प लोड होती है उस वक्त, और जब ये डाउन होती है उस वक्त, दोनों की वोल्टेज में डिफरेंस देखना है हमें। तो फिर से मैं कर रहा हूँ, आप दोनों चीज़ देखेंगे, पावर सप्लाई भी और मल्टीमीटर भी। तो डाउन हुआ, डाउन होने के बाद भी हमारी ये 5 वोल्ट ड्रॉप नहीं होती है। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो 3 की आती है। तो 3 भी हमें मिल रही होगी, ये ऑन हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर सिम्टम देखिए आप, 3 बनी थी और अभी भी बन रही है, यानी देखिए 2 सिम्टम है। एक बार ऑफ होने दीजिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरी तरह से ऑफ हो गया। अब मैं इसको फिर से ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट के लिए आपको वोल्टेज नजर आएगी। 3 वोल्ट बनी थी, 3.4 वोल्ट बनी थी, 0 हो गई, और इसको मैं अभी होल्ड करे रहता हूँ। अभी फिर से ये जनरेट हुई। तो सीधी सी बात इसकी ये है कि ऐसा प्रतीत होता है, ये देखिए एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। ऐसा लगता है कि जो 3 का जो एरिया है, 3 के एरिया के पास बोर्ड के अंदर कोई सी एक ऐसी कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा करंट को कंज्यूम कर रही है, और उस कंजम्पशन की वजह से क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट के लिए वो इतना ज़्यादा करंट मांग ले रही है कि ये जो है, जिसको आप बोलते हैं शटडाउन मोड में चली जा रही है, यानी ऑफ हो जा रही है एकदम। और ऑफ होने के बाद वो जब देखती है कि भाई वो स्विच, यानी जो स्विच के बाद ही मेरे ख्याल से ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो जब दोबारा नहीं मांगती है तो वो कुछ देर के लिए बनती है, यानी कि बोर्ड में कहीं पर कुछ खराब है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा करंट का कंजम्पशन बढ़ गया है, और जिसकी वजह से ये ऑटो शटडाउन हो जा रहा है। तो इस बात की कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे कि ऐसे में हम क्या क्या प्रॉब्लम निकल सकती है। 3-5 भी खराब हो सकती है, कैपेसिटर भी खराब हो सकती है, लोड स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है, लोड स्विच के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे साउंड आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है, लैन की आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो, कोर आईसी में प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका नतीजा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर रेगुलेटर में जो उसका रूट वोल्टेज है। तो रूट वोल्टेज इसके अंदर अभी 3 है, और 3 आगे चल के ट्रांसफर हो रहा है S0 में। S0 की वोल्टेज बहुत जगह जा रही होगी, और उसमें से भी अगर कहीं पे शॉर्टिंग होगा तो वो रिवर्स करंट यहीं से मांगेगा, और उसका जो नतीजा आ रहा है वो 3-5 पर ही आ रहा है। तो आइए इसमें हम आगे से चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो क्या 3-5 खराब है, पहले हम ये कंफर्म करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम पर। इसके लिए मैंने, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम ओपन किया है वो लेनोवो आइडियापैड 330 का है। चूंकि इसके अंदर सेम 3-5 की आईसी लगी रहती है, जो कि SY8288 होती है, और इसके अंदर 3 के लिए जो आईसी होती है SY8286 होती है, B होती है और C होती है। ठीक है, C होती है, मतलब आप एक लाइन से याद कर सकते हैं ABC, जो पहली है वो 3, फिर उसके बाद 5। तो B जो होती है वो 3 के लिए होती है, और C जो है वो 5 के लिए होती है। वो BQNC और CQNC वाला जो आपने हिसाब किताब देखा होगा वो वैसे ही है। तो यहाँ पर एक कोडिंग लिखी रहती है। तो यहाँ पर से हम चेक करेंगे क्या हमारी वोल्टेज प्रॉपर है या कुछ मिसिंग है, और अगर कुछ मिसिंग है तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं हमारी अनेबल ही तो गायब नहीं हो जा रही है, सारी चीज़ देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप रेगुलेटर देख सकते हैं, PU 301 लगी हुई है। ठीक है, और नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, AWVSQA करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 की आईसी है। और ख़ास बात क्या होती है, 3 और 5 देखने में एक जैसी लगती है, और अगर आप दोनों 5 वाली आईसी लगा देंगे तो इस बोर्ड में दोनों 5 बनने लगेगा, दोनों 3 वाली लगा देंगे तो दोनों 3 बनने लगेगा। इसके अंदर फीडबैक इनबिल्ट होती है। यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको फीडबैक के लिए कोई रजिस्टर वगैरह यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, फीडबैक के लिए जो रजिस्टर होता था आउटपुट से इनपुट, वो यहाँ से यहाँ फीडबैक एक रजिस्टर एक कैपेसिटर के थ्रू बीच का काम करेगा। हालांकि यहाँ पर इनबिल्ट, यानी इसके अंदर ही ये डिसाइड किया हुआ है कि ऑट इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती है ये। ठीक है, जैसे नॉर्मल रेगुलेटर में क्या होता है हमारे कि उसमें हम फीडबैक के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज। ठीक है, इसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स आउटपुट है, फिक्स LDO, फिक्स आउटपुट। तो ये एक खास बात है इसके अंदर। तो
इसके अंदर जो है ये आपकी आउटपुट एक ये है, ये फिक्स है, और ये जो LDO है ये दोनों फिक्स है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पर भी लगाएंगे, अगर 5 वोल्ट के एरिया में लगा दिया तो भी आपको 3 वोल्ट ही नज़र आने लगेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहला नंबर स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर VIN 20 वोल्ट या जो भी वोल्ट आप इन कर रहे हैं वो हमें मिल रही है कि नहीं। दूसरा नंबर आएगा हमारा अनेबल 1, अनेबल 2। तो अनेबल 2 जो है, इसमें याद रखना है आपको, ये आपके लिए मैंने बताया आपको कि एक्सपीरियंस काम आएगा कि 6 वोल्ट अबव होना चाहिए, करीब करीब 6 वोल्ट होती है ये। और 12 नंबर पर अनेबल 3 वोल्ट आएगा, जो कि आपकी 3-5 के IC से ऑलवेज ऑन, EC ऑन, S5 ऑन जो होती है, ये सिग्नल है, ये 3 वोल्ट के रूप में आपको 12 नंबर पिन पर आएगी। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ चेक कराऊंगा आपको। तो अब मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ कि जो इसकी 2, 3, 4, 5 VIN होती है, तो हमें क्या VIN सही मिल रही है। तो कहीं पर भी चेक कर लीजिए, 5 पर चेक कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए हमें VIN बिल्कुल सही आ रही है। और किसी भी एक पिन पर चेक कर लीजिए, क्योंकि इंटरनली ये सारी पिन जुड़ी हुई है, यानी यहाँ पर भी ट्रैक ही आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई है, 2 से लेकर 5 तक जुड़ी हुई है अंदर। तो अगर बहुत सारे बोर्ड मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पानी चला जाता है तो सड़ जाता है ये एरिया, अगर एक पिन भी यहाँ पर जुड़ी हुई है तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ एक पॉइंट। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर अनेबल 1 और पहले मेन अनेबल है इसकी अनेबल 1। तो हम आयो से देख लेते हैं ऑन करते ही। तो एक तरफ 5 है, 10, 11, 12 है, तो इस कैपेसिटर पर है। अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीमीटर पर देखेंगे आप, तो एक चीज़ हमने मार्क किया कि अभी तक तो बन रही है। अभी देखेंगे ये डाउन हो गई है, तो भी फिर से मैं लगा देता हूँ। तो देखिए जब तक ये लोड है, चाहे ये 180 हो या 80 हो या जितना भी हो लास्ट तक, अब जब ऑफ हुआ है तब ये जाकर के ख़त्म हुआ है। फिर से मैं इसको दिखाऊंगा आपको अनेबल को। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करते ही ये देखिए थोड़ा सा पहले हाई होता है, फिर लो हो जाता है, और यहाँ पर ये एम्पेयर भी डाउन होती है, फिर भी लेकिन हमें ये अनेबल मिल रहा होता है, यानी आयो अभी भी ऑन है। और यानी LDO हमारी नहीं गिर रही होगी, इसका सीधा मतलब ये हुआ। चलिए, इसका मतलब है कि अनेबल तो हमारी आ रही है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारी LDO प्रॉपर है। तो आइए अब मैं आपको LDO चेक करा देता हूँ। हो सकता है कि LDO पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा कि। तो ये देखिए LDO तो हमें बिना पावर डाले या पावर डाल के भी, सॉरी, पावर स्विच ऑन करने के बिना और स्विच ऑन करके भी ये सही कंडीशन में है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है इसमें। 3.2 वोल्ट थी, अभी भी ड्रॉप हो गया, फिर भी 3.2 वोल्ट है। और ऑफ भी हो जाएगा तो भी ये 3.2 वोल्ट के करीब ही रहनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा देख रहे, फिर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। 3.2 से 3.4 हो गया ऑफ होने के बाद, यानी लोड कहीं पर कंज्यूम हो रहा है। 5 की देख लेते हैं कंडीशन। देखिए क्या होता है कि एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है इसमें। यहाँ पर जो है ये तो आउटपुट है, इसकी 5 तो इसमें अलग है, क्योंकि दोनों IC 5 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की LDO आपको यहाँ पर मिलेगी इस एरिया में, ठीक है। तो इसको 5 को तो चूँकि इसकी S5 भी मिल रही है हमें, तो इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पर सारी प्रॉब्लम की जड़ इसी एरिया में लग रही है मुझे। तो हमने आपको इसका LDO चेक करा दिया, इसका अनेबल चेक करा दिया, अनेबल का भी अनेबल 1 चेक कराया है। अब अनेबल 2 चेक कराएंगे हम आपको। हो सकता है कि अनेबल 2 के मिसिंग की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम मिल सकता है। तो 11 नंबर पर चेक कर रहा हूँ मैं, 6 वोल्ट मिल रही है। इसने जो यूज़ किया है अनेबल 2 पर, क्या यूज़ किया है आप देख सकते हैं। 3.6 नंबर पर 6.6 वोल्ट मिल रही है, और सेम यही चीज़ आपको 5 पर भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 पर भी चेक करूँ तो 5, 5, 10, 11 नंबर चेक कर रहा हूँ अनेबल 2 5 के लिए। तो ये देखिए 6.6 वोल्ट। तो ये बात का भी ध्यान रखेंगे, ये भी एक्सपीरियंस आपको काम आएगा कि अनेबल 1 अनेबल 2 तो चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो प्रॉपर बोर्ड ऑन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बारी आई है कि ऐसा भी होता है कि ग्लिच के कारण भी प्रॉब्लम कर जाती है। और मैंने ये भी नहीं चेक किया कि ये हीट हो रही है कि नहीं, तो एक बार ज़रा ये भी चेक कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा मैं उतारूंगा इसे और मैं चेक करूंगा कि क्या हीट हो रही है।
हाँ, माइल्ड हीटिंग है, आपको मैं ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हीटिंग में दिखा देता हूँ। ये इन्वायरमेंट टेम्परेचर आपको 28 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं आईसी पर रखता हूँ तो देखिए ज़रा सा 31, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का हल्का ये हीट हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर से ऑन करता हूँ, शुरू से देखेंगे तो करीब करीब ये 31 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, यानी हल्का गर्म हो रहा है, हाथ से तो पता चल जाता है आपको। ठीक है, 33 भी चला जा रहा है, 35 भी चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा बहुत हीटिंग है। तो हीटिंग का सीधा मतलब ये हुआ कि बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग या लीकेज बोल सकते हैं आप उसको। अगर शॉर्टिंग नहीं है प्रॉपर, चूंकि अगर एकदम शॉर्टिंग होता तो ये जो देख रहे हैं आप कि कुछ देर के लिए ये ऑन हो रहा है, ये ऑन भी नहीं होता। ये जो देख रहे हैं आप कि करीब 4 5 7 सेकंड तक जो होल्ड किया हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि कोई चीज़ कंप्लीट शॉर्ट नहीं है बोर्ड के अंदर। इसको लीकेज कहते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ऐसा केस, तो लीकेज हो सकता है बोर्ड में। ये मैं अभी तक गेस कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बताना तो अभी एक्चुअली आपको है। अभी मैं पूछूंगा अभी आपसे, सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा इसका, अगले दिन ही दे दूंगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन। लेकिन अभी मैं सवाल से पूछूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि इतना आप लोग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा आप, मेरा भी ये हक बनता है कि आपसे जवाब मांगो मैं, तो जवाब ज़रूर दीजिए। उससे होता क्या है, देखिए ये मत सोचिए कि कहाँ से आप कौन सा वीडियो देखते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस जहाँ से मिले, नॉलेज जहाँ से मिले, बटोर लीजिए उसे। ये मत सोचिए कि इसका वीडियो उसका वीडियो, आप, ये सब नहीं होता है। जहाँ से मिल रहा है नॉलेज, वो भी फ्री में, ले लीजिए। अगर हाँ, एक बात होती है कि फ्री का चीज़ तो आप जानते होंगे कि ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तो अगर आपको यही काम करना है, लैपटॉप रिपेयरिंग ही करना है, तो किसी अच्छी जगह पर पहले सीख लीजिए, क्योंकि टाइम बचता है। हम लोगों ने कहीं सीखा नहीं था, खुद से स्ट्रगल करके ही सीख करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी भी जारी है ये सीखने का प्रोसेस जो है। तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कहीं से सीखते हैं तो जो 5 साल में 4 साल में कवर करेंगे, उसको आप जल्दी कैचअप कर लेते हैं। तो बाकी आप अपने आप को अपडेट करने में वो थोड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। टाइम सबसे बड़ा चीज़ है, तो हम आपका टाइम बचा सकते हैं। अगर आप हमसे सीखते हैं तो हम आपका टाइम बचाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। सीखेंगे तो आप वही चीज़, हम भी वहीं से पढ़ के बताएंगे, आप भी वहीं से पढ़ेंगे, वही चीज़ सीखेंगे। किसी और से भी सीखेंगे तो वही चीज़ पढ़ाएंगे, कुछ नया तो पैदा होगा नहीं ना। जो डेटा शीट में लिखा होगा वही बताएंगे ना, उसको हम इजी तरीके से बता सकते हैं। बस यही होता है और कुछ नहीं है। अब सबका अपना अपना तरीका है बताने का। तो आप कहीं से भी सीखिए तो आप अपना सिर्फ टाइम बचाएंगे। बाकी जो फ्री में है वो तो मैं इससे ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा, हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपका भी इंटरेस्ट जगा रहे, बना रहे, क्योंकि ये बोर्ड तो आपके पास भी आएगा। तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है। तो बहुत सारे लोग नए स्टार्टअप कर रहे हैं अपना सेटअप, और कुछ है कि नए जनरेशन को देख के डरने लगते हैं, जबकि डरने की कोई बात नहीं है, जनरेशन कुछ मैटर नहीं करता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। वही मैं देखना चाह रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मेहरबानी करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो भी जवाब दीजिए, गलत करिएगा तो ही बाद में सही होने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, तो इसलिए आप अगर जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जवाब ज़रूर दीजिए, गलत ही सही, लेकिन होना चाहिए, ताकि वो आपकी क्यूरियोसिटी जो है कि जानने की, कुछ नया सीखने की, वो बढ़ती रहे। तो चलिए, अब मैंने बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर दे दिया, आपको पका दिया, सॉरी फॉर दैट। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप इसका हम चेक करेंगे कि एक तो गर्म भी हो रही है ये, सारी एनेबल प्रॉपर है। ग्लिच हम चेक करेंगे इसकी, क्या हमें इसमें आउटपुट पर ग्लिच मिल रही है या नहीं। तो बोर्ड को पलट लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए गिरा हुआ है, आउटपुट अभी तक गिरा हुआ है, क्योंकि ये अभी ऑफ करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ, अब फिर से ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शन मोमेंट की आउटपुट चेक किया था, सॉरी इनपुट चेक किया था, अब मैं आउटपुट चेक करूंगा। यहां पर
नहीं है। तो यानी ये अच्छा, फिर देखिए, फिर जो फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट के बाद ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस ट्रैक को क्लीन कर दूं या ये ही ठीक रहेगा, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि चूँकि देखिए मैंने अभी बताया आपको कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग क्लीन करेंगे। अभी मैं क्लीन किसे कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आउटपुट के बाद, ये आउटपुट जो अभी चेक किया मैंने, इसके बाद जो ये सबसे पहले पॉइंट आया है, अभी मैं आपको डायग्राम पर भी दिखा दूंगा, इसके बाद जो पॉइंट आया है ये एक जंपर पॉइंट है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर से क्लीन कर दिया है। तो क्लीन करने से क्या हुआ, यहाँ देखिए डायग्राम में ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट है, हालांकि देखिए मैंने जो एनएम का बोर्ड मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, और इससे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हालांकि दोनों का कंसेप्ट तो 3-5 का सेम ही है। इस पॉइंट को मैंने क्लीन कर दिया है, यानी यहाँ से ये कट गया। अब क्या है कि अगर हमें दो चीज़ें की कंडीशन सेम रहेगी, और अगर सही हो गई तो इसका सीधा मतलब है आउटपुट में प्रॉब्लम है। तो अब आइए चेक करते हैं हम। इसमें मैं पावर लगा देता हूं, और इसमें हम चेक करेंगे कॉइल के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि मैंने आउटपुट काटा है बहुत दूर से, कॉइल के बाद की आउटपुट काटी है, ऑन कर रहा हूं। तो 3 वोल्ट बना और बना ही रह गया, ये गिरा नहीं। तो ये हमें इंडिकेट एक चीज़ तो कर रहा है, ये हमें एक चीज़ तो बता रहा है। अच्छा देखिए, एम्पेयर भी पहले जितना उठा रहा था अब तो नहीं उठा रहा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि कितना उठा रहा है कितना नहीं उठा रहा है, हमें सिर्फ इस पॉइंट से मतलब होना चाहिए। देखिए काम करने का जो तरीका होता है ना, वो दोनों चीज़ है, आपका दोनों को व्यू करते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कंडीशन क्या चेंजेस मिल रही है, आपकी अचीवमेंट क्या होती है, आपको बोर्ड में क्या चाहिए। ये 3 वोल्ट कॉन्स्टेंट चाहिए, तो हमें इस पर नज़र नहीं डालना है। हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे 3-5 एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कैपेसिटर में प्रॉब्लम नहीं है, एक बात तो है। अब इसका जो सॉल्यूशन है कि आगे क्या होगा, ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। यानी आप जो वीडियो देखेंगे, कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। आज मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप क्या स्टेप लेंगे। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने जितना चीज़ आपको चेक कराया, इससे तो हमें इस बात की जो है संतुष्टि हो गई है कि 3-5 में प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या स्टेप पॉसिबिलिटी है आपकी, मैं अभी इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, और पूरा जो कंप्लीशन वाला वीडियो है वो आपको कल दिखाऊंगा, ताकि उससे आप, अगर आप आज ही अगर जवाब लिख देते हैं तो इससे आप भी मैच कर सकते हैं कि हाँ वैसी निकल सकती है। हालांकि देखिए लैपटॉप रिपेयरिंग में एक बात की कंफर्मेशन होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं निकलता हमेशा। जैसे अगर कोई आपसे फ़र्ज़ करिए कि पूछता है कि हमारी एसी ड्राइव नहीं बन रही है, तो एसी ड्राइव नहीं बनने में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आपकी हो सकती है कि जो जितनी मॉसफेट की करंट लोड है वो प्रॉपर ना हो। जैसे मान लीजिए जो आईडी होती है, मॉसफेट की जो आईडी होती है, अगर वो सेम ना हो, 43 आईडी चाहिए और आप 20 लगा रहे हैं तो भी वो ड्रॉप कर जाएगी। एसी ओके नहीं बनेगा तो भी वो ड्रॉप कर जाएगी। CMSRC अगर आपकी आउटपुट से नहीं जुड़ी होगी तो भी वो ड्रॉप कर जाएगी। अगर आपकी आउटपुट पर कहीं पर लीकेज हो 19 वोल्ट की, जो सेंसिंग कॉमन पॉइंट जो होती है सेंसिंग रजिस्टर, उसके बाद अगर कहीं पर लीकेज हो तो भी आपकी एसी ड्राइव नहीं बनेगी। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना। तो जो मैं आपसे पूछता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम टू द पॉइंट बता देंगे, लेकिन आप अगर कुछ लिखते हैं वहाँ पर तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एडमायरेबल। हम तो सही माने आपके आभारी हैं इसी बात पर कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा जो है इनाम है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जब नेक्स्ट केस स्टडी आए, अगर इसी तरह का केस स्टडी मिलता जुलता आएगा तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है, आपकी टाइम बच जाएगी। क्योंकि आपने आज जो आपने एफर्ट किया, अगर इस तरह का केस नहीं देखा है या नहीं किया है, तो अगली बार जब आपके पास ये केस आएगा तो उसको आप आराम से समझ सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे करके हम रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस सॉल्यूशन तो आपको मैं कल ही दे दूंगा। तो
अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ, जैसे देखिए इसमें हम लोग ट्रेनिंग में क्या देते हैं, हम जो डेटा शीट होती है, चाहे वो स्विचिंग से लेकर के प्रोसेसर तक की जितनी भी सप्लाई होती है, उसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम अपना एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम मिल सकती है। जैसे यहाँ पर क्या होती है, पॉसिबिलिटीज़ चलेगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हर एक बोर्ड को जब हम रिपेयर करते हैं तो हमें एक दिमाग में पॉसिबिलिटीज़ चल रही होती है। एक तो जो सीक्वेंस है वो तो चलता ही चलता है, साथ में पॉसिबिलिटीज़ भी चलती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है पॉसिबिलिटीज़ वाली, ये आप तब समझेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है अगर आपका, और उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर क्वारीज कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और वो लोग जो कि हमारे वीडियो को सिर्फ वॉच करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये एक अप्रिशिएशन होगा हमारे लिए, जो है इसी तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले केस स्टडी में इस केस स्टडी के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।